चलिए जरा स्टार्ट करते हैं चरक संहिता। अष्टांग पिक्चर्स में क्या बताया गुरुजी? हाँ जी, अष्टांग पिक्चर शीर्ष में एक सेकंड। अब वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक खत्म हो गया। अब हम जा रहे हैं चरक संहिता में। रिकॉर्ड किया हुआ है, कल वीडियो देखिए। अष्टांग हृदय पढ़ेंगे, लेकिन पहले आज ये जो चरक संहिता है ना, इसको देखते हैं। एक सेकंड। चरक आप निकल जरा। कल एक कॉन्सेप्ट था ना, वो मैं दिमाग में ही निकल गया था, तो वो मैंने बताया कि आहार के लिए गुरु और लघु आहार मात्र से तीय में, वो मैं थोड़ा भूल गया था, लेकिन उसी को आज फिर मैं सूत्र ढूंढ करके ले आया हूँ। सूत्र स्थान अध्याय नंबर 21 अष्टो निंदित अध्याय। मैं वही तो कहूँ कि यार ये सूत्र मैंने कहीं तो पढ़ा है और काफी उसके ऊपर चर्चा भी किया है, लेकिन अष्ट निंदितीय मैं वो कुछ मतलब कुछ और समझ रहा था, मतलब अष्ट निंदितीय। अब यहाँ पर देखिए जरा, सूत्र क्रमांक 20, सूत्र स्थान सूत्र क्रमांक 21, मतलब ये चलो अगर अध्याय में ना भी निकाले कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ शब्द आया है गुरु चातर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृषाणम ब्रह्मणार्थम च लघु संतर्पणम चतत। ये बताता है आहार के विषय में, किसको गुरु आहार लेना है, किसको लघु आहार लेना है। कल हमने पढ़े थे ना त्रिकुक्ष्य में कि जो आहार है, चाहे गुरु हो चाहे लघु हो, किसी भी प्रकार का जो आहार है वो हमेशा मात्रा पूर्वक ही लेना है। ये बात हमने वहां पढ़ा था। गुरु आहार कम लेना और लघु आहार एकदम ज्यादा लेना, ये दोनों ही अच्छी बात नहीं है। ये दोनों ही अच्छी बात नहीं है। फिर अच्छी बात क्या है? उस व्यक्ति का कोष्ठ देखना है, मतलब उसकी अग्निबल देखना है, कितना भूख लगा है और अग्निबल कैसा है, और कौन सा ऋतु चल रहा है। ग्रीष्म ऋतु है तो आहार कम लेना है, आवश्यकता से भी ज्यादा। और हेमंत आदि ऋतु चल रहा है तो आहार जितना भूख, क्योंकि उन ऋतु में भूख अच्छा लगता है सर्दियों में, तो वहां भोजन अपने क्षमता से थोड़ा कम लेना, हमेशा क्षमता से कम ही लेना है, लेकिन ग्रीष्म ऋतु में थोड़ा कम लेना है। और हेमंत में, ग्रीष्म में तरल प्रधान भोजन करना है। तरल मूंग के दाल का सूप बनाइए, थोड़ा सा सूप खाइए, चावल खाइए, लघु आहार ले लीजिएगा। ऐसा जो शीत हो, स्निग्ध हो, वातशामक, लघु, उस टाइप का लघु, मतलब जल्दी से सुपाच्य। और हेमंत आदि ऋतुओं में, सर्दी के मौसम में ठोस लेना है, तरल भी लेना है लेकिन ठोस लेना है। और गुरुत्तर भोजन लेना है। गुरुत्तर का मतलब जिसके अंदर कई प्रकार के विटामिन, कई प्रकार के प्रोटीन, शरीर को अच्छा संतर्पण करने वाला, बशर्ते व्यक्ति का अग्नि सही हो, कोई किसी प्रकार का रोग ना हो। अगर अग्नि कमजोर है तो अग्नि प्रवृत्त करने की व्यवस्था करे, प्रबंधन हो जाए तो फिर गुरु गुरुत्तर पोषक पौष्टिक आहार जो होता है वो सर्दी के मौसम में ली जाती है। ये हम पहले भी पढ़ते आ चुके हैं। अब यहाँ ये शब्द क्या बोलता है? अत्यंत मोटे व्यक्तियों को, यानी कि अभी यहाँ पर ना, ये जो कल हमने जो पढ़े थे वहां हमने क्या बात किया था कि किसी व्यक्ति के लिए आहार डिसाइड करते वक्त उसके कोष्ठ, यानी कोष्ठ बल, उसका जो अग्नि है उसको ख्याल रखना है। अग्नि के हिसाब से कि उसकी अग्नि कैसी है, पाचन शक्ति कैसी है और भूख कैसा है, उसके आधार पर गुरु और लघु भोजन को मात्रावत मसनियात, उचित मात्रा में लेना है। उचित मात्रा मतलब कितना? जितना उसका कोष्ठ है, जितना भूख लगा हुआ है, उसके हिसाब से 3 भाग करना है। एक भाग में ठोस पदार्थ, चावल है, गेहूं की रोटी है, तमाम तरह की चीजें। दूसरे भाग में तरल पदार्थ, दूध, दही, घी, शहद आदि। तीसरा भाग खाली। ये जो है, चाहे लघु आहार हो चाहे गुरु आहार हो, हर हर कंडीशन में ये। लेकिन ये जो शब्द है ना, ये 21 अध्याय वाला अष्टो निंदित अध्याय में, यहाँ पर ये शब्द भी है, लेकिन थोड़ा यहाँ, अब यहाँ पर उस व्यक्ति के शरीर के हिसाब से यहाँ पर बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दुर्बल है, अगर कोई व्यक्ति दुर्बल है, या अगर कोई व्यक्ति बहुत मोटा है या मोटा है, या कोई व्यक्ति दुर्बल है
अत्यंत मोटे व्यक्तियों को कृश बनाने के लिए, क्योंकि जो मोटा आदमी है वो आपके पास आएगा, कहेगा सर मुझे बहुत दुर्बल बनना है या थोड़ा पतला बना दो ना सर, कोई ऐसा दवाई दे दो ना जिससे कि पतला बने, शरीर थोड़ा फैट। तो आप उसको बमन विरेचन बस्ती दोगे, कुछ तीक्ष्ण उष्ण अवशोषण करने वाले इस तरह की दवाइयां आप दोगे। उसके साथ साथ में भोजन की सिद्धांत भी तो आपको बताना होगा। तो ये क्या बोलते हैं यहाँ पर, यहाँ ये बोलते हैं कि मोटे व्यक्ति को गुरु और अपतर्पण करने वाले भोजन। नोट करिए जरा, मोटा व्यक्ति इज इक्वल टू गुरु प्लस अपतर्पण। मोटा व्यक्ति इज इक्वल टू गुरु प्लस अपतर्पण। और दुर्बल व्यक्ति है तो दुर्बल व्यक्ति प्लस लघु प्लस संतर्पण। मोटा व्यक्ति है तो गुरु प्लस अपतर्पण। अपतर्पण का मतलब क्या है, जो उसका क्षय करता है, क्षरण करता है उसका। जैसे मिलेट्स, मिलेट्स क्या है, मिलेट्स में जैसे जो अपतर्पण करने वाला है, जैसे जौ, जौ का रोटी। जैसे जो मोटे आदमी है, मोटे आदमी को प्रमेह रोग में जौ के रोटी बताया है। जौ के रोटी, जौ कैसा है, गुरु है लेकिन अपतर्पण, रुक्ष होने से वो अपतर्पण करेगा, अवशोषण करेगा, उसको दुर्बल करेगा। लेकिन मोटे व्यक्ति को लघु प्लस संतर्पण, लघु आहार होना चाहिए, आहार होना चाहिए लघु, लेकिन वो संतर्पण करने वाला हो। जैसे मूंग का दाल, दुर्बल व्यक्ति के लिए लघु, वो लघु गुण वाला हो मगर संतर्पण करने वाला हो। कोई ऐसा आहार का दो चार्ट बना लो, एक आहार जो है गुरु हो और एक आहार जो है लघु गुण वाला हो। अब यहीं पर आयुर्वेद ने ये भी संस्कार से, संस्कारात ऐसा करके शब्द आया है कि संस्कार से द्रव्यों के, हमने पहले पढ़े कि नहीं पढ़े, संस्कार से द्रव्यों में स्थित लघु और गुरुपन को हम क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जैसे जैसे गाय का दूध है, कैसा है, गुरु है, लेकिन अगर हम उसी दूध को मेथी डाल करके या अजवाइन सौंफ डाल करके उबालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गुरुतर नहीं होगा, गुरु नहीं होगा, वो कुछ लघु होगा। यानी इसको बोलते हैं संस्कार। ये क्या हो गया, संस्कार हो गया। जैसे चिवड़ा है, चिवड़ा, चिवड़ा पता है ना, धान का चिवड़ा, पोहा बोलते हैं ना जिसको, पोहा बनता है। अब वो जो पोहा है, आपने क्या करना है, पहले पानी डालिए, गर्म पानी डाल करके अच्छी तरह से मगड़ रगड़ लो, ऐसा करके हाथ से मसल लो। वहीं पर लिखा हुआ है कि हाथ से बढ़िया किसी चीज को अगर हम रगड़ते हैं तो उससे क्या होगा, उसके अंदर अग्नि संस्कार होगा और उससे परिणाम से क्या हो जाएगा, लघु होगा। उसके बाद उसको मिट्टी के तवे में या लोहे के तवे में अच्छी तरह से फ्राई करो। फ्राई करने के बाद उसमें जीरा डालो। जीरा कैसा है, उष्ण, कटु, लघु। उसके अंदर उस तरह के कुछ राई के दाने डालो, सरसों के तेल में उसको फ्राई करो, लेकिन बाकी और चीज ना डालो उसमें। अच्छी तरह से इसको डाल करके खूब जी इसको फ्राई करो और उसको खाने को दो। क्या हो जाएगा, जो गुरु था, बेसिकली चिवड़ा जो है वो गुरु है, लेकिन संस्कार से हमने उसको क्या किया, लघु किया। जैसे दूध है दूध क्या हो गया, दूध गुरु है, फिर दूध से हमने दही बनाया, दही ग्राही हो गया। ग्राही यानी कि उसके अंदर अब वो छोटे संस्कार घुस गया। ग्राही में स्तंभन, दीपन, पाचन, ये गुण होता है, ग्राही हो गया। उस दही से बिलोना माखन निकाला, माखन में और लघुता आ गई, माखन को करके घी निकाला और घी में और लघुता आ गया। लेकिन वही घी जब हम बहुत दिनों तक रखते घड़े में, कुछ लोग सुने होंगे आपने 100 साल पुराना घी, वह घी जो है फिर वो लघु नहीं होता, वो घी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। लेकिन आज ही आपने घी को तैयार किया दूध से, आज ही, कल रात को दूध जमाया और आज सुबह दही बना, उस दही को पिलो करके आपने माखन बनाया, माखन से घी तैयार हुआ। वह घी कैसा है, वह घी लघु है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, वो घी अगर आप स्टोर करके रखोगे तो धीरे धीरे वो गुरु हो जाएगा। तो अगर आप का शरीर वात प्रधान है लेकिन आप का शरीर मोटा भी है, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। शरीर मोटा है लेकिन शरीर में वायु बढ़ा हुआ है, रुक्ष गुण बढ़ा हुआ है, शीत गुण बढ़ा हुआ है, वायु का। कई ऐसे पेशेंट आते हैं
तो उनको स्नेहन के लिए घी अगर देना है तो नवीन ताजा अभी अभी तैयार किया हुआ जो घी है उनको स्नेह पान करने के लिए बोलना पड़ेगा। लेकिन वो घी मलाई से तैयार हुआ नहीं होना चाहिए, वो घी दूध से दही, दही से माखन, माखन से घी, इस क्रम से आए तभी वो घी जो होता है लघु गुण होने के बावजूद भी संतर्पण करता है। तो हो गया ना, देखो लघु प्लस संतर्पण कारक ये क्या करेगा, दुर्बलता को नाश करके उसको वृद्धित्व का हेतु बनता है। तो नया जो घी है वो क्या है, दुर्बल व्यक्ति के लिए उपयुक्त है। ऐसे ही बाजरे की रोटी संतर्पण अपतर्पण करता है, लेकिन क्या है अपकर्षण भी करता है। ऐसे ही क्या नाम है आपका, गेहूं के रोटी को भी अगर वो गेहूं राजस्थान के, अब देखो द्रव्यों में वो द्रव्य को कैसे किस संस्कार से आपने तैयार किया है वो भी है कि वो भी उसके गुणों में परिवर्तन करता है। जैसे तिल का तेल, तिल अगर नया है तेल निकाला तो वह तिल में मधुर रस ज्यादा होगा। जैसे जैसे तिल पुराना होगा तेल निकालो, 3-4 साल पुराना तिल से तेल निकालो और उस तेल को भी स्टोर करके साल भर तक रखो तो वह तिल में मधुरता कम होगी, उसमें गुरुता भी कम होगा। अब वो इस तरह के दुर्बल व्यक्तियों को घी की जगह में वह तिल का तेल आप दे सकते हो। अच्छा, उसमें भी प्लस, वह जो तिल है राजस्थान जैसे कोई जंगल प्रदेश में तैयार किया गया हो तो ऐसा तिल का तेल उसके लिए उपयोगी होता है। ऐसे ही गेहूं, चावल और गेहूं में इतना ही फर्क है कि उत्पादन कहाँ हो रहा है। गेहूं जो होता है मतलब कोई भी द्रव्य किस देश में उत्पादन हो रहा है उस देश का वीर्य, उस देश का क्वालिटी उस स्थान में होता है। जंगल देश में गेहूं अगर उपजाया गया है, मान लीजिए आपके थाली में जो गेहूं आ रहा है, पता होना चाहिए ना आयुर्वेद विद्यार्थी होने के वजह से या कारण से, मतलब कि भाई गेहूं जो है कहाँ का है, राजस्थान के साइड का है क्या, जहां बारिश नहीं होती, जहां पानी नहीं पड़ता, उसमें भी जंगल प्रदेश में भी ऐसे स्थान जिसको जोता नहीं गया, जिसमें जिसको जोता नहीं गया, ट्रैक्टर से उसको खोदा नहीं गया, उसको रोपा नहीं गया, बीज को संस्कारित नहीं किया गया, वो जंगल में अपने आप ही वो करके आ गया। ऐसा धान, ऐसा गेहूं, ऐसा हर वनस्पति गुरु नहीं होता, वो लघु ही गुण वाला होता है। ऐसा भी इसी आयुर्वेद में लिखा हुआ है। क्या, मान लीजिए आपने, आपके पास कोई एक व्यक्ति है वह दुर्बल है, दुर्बल को हमें कैसा आहार देना है, लघु, लेकिन उस वो कहता है सर मुझे ना गेहूं बड़ा पसंद है, तो हम कहेंगे भैया ऐसा है, गेहूं जो है जंगल देश के गेहूं ढूंढ करके ले आओ, या जंगल में पैदा होने वाला जो गेहूं को खेती करके नहीं बोया गया है वो अपने आप ही उग करके आ गया। जब आप पहाड़ों में जाते हो ना तो वहां पर ऐसे बहुत सारे मतलब गेहूं या इस तरह की चीजें ऑटोमेटिकली ऐसे ही उगा हुआ आपको जंगलों में दिखता है जहां पर लोगों की आवाजावत कम होता है। तो वह जो गेहूं होता है गुरु नहीं होता, वो गेहूं लघु होता है मगर संतर्पण करने वाला होता है। ऐसे ही जंगल देश में उत्पन्न होने वाला चावल अगर वो 2 साल 3 साल पुराना है तो वह चावल भी क्या हो गया, गुरुतर नहीं होता, गुरु नहीं होता, वो भी लघु ही होता है। उतना ज्यादा लघु नहीं होता मगर उतना ज्यादा गुरु भी नहीं होता। उसको थोड़ा संस्कार कर लो, कैसे संस्कार करें चावल को, मान लो कोई आदमी को डायबिटीज हो गया लेकिन वो व्यक्ति दुर्बल है, फिर से बता रहा हूँ ये सिद्धांत कहाँ लागू होगा, आपके पास एक व्यक्ति आया, क्या हो गया जी मेरे को डायबिटीज हो गया, अब डॉक्टर क्या बोलते हैं, अरे भैया ना चावल ना खाना, ऐसा बोलते हैं ना, आप लोग भी बोलते होंगे, लेकिन शास्त्र क्या बोलता है, नहीं नहीं ऐसा ना बोलो उसको, क्यों, क्योंकि दुर्बल व्यक्ति है। अब ये सूत्र क्या बोलता है, उसको लघु प्लस संतर्पण करने वाले, गेहूं संतर्पण करता है, चावल भी संतर्पण करता है, संतर्पण करने वाला है। लेकिन हमें अब वहां पर शास्त्र के सूत्र कहाँ उसमें डालना है कि भैया जंगल देश से आया हुआ चावल, जंगल यानी राजस्थान हरियाणा में तैयार किया हुआ, कम पानी डाल करके तैयार किया हुआ ऐसा चावल आपके कोई ऐसा मिलता होगा, उनसे कांटेक्ट कर लो। साल में कितना ही बोरी आप खा लेते हो चावल के, मंगा लो, हाँ जी भैया 2 रुपया ज्यादा दे दो, क्या दिक्कत है, हेल्थ से बड़ा तो पैसा है नहीं, उस चावल को लेकर के स्टोर कर लो।
स्टोर ऐसी जगह में करना जहां पर निर्वात वायु जाता होगा। जमीन के अंदर रखोगे तो फिर वो गुरु हो जाएगा। ऐसी जगह में रखना है जहां वायु का प्रत्यक्ष पूर्व दिशा के वायु का प्रभाव उसमें पड़ता होगा, या मतलब कुल मिलाकर के कैसे भी वो जो गेहूं है उसको रखना है आपने। 1 साल के बाद उस गेहूं उस चावल को अगर आप पीस करके चावल लेके आए, उसके बाद कढ़ाई में नहीं बल्कि किसी बर्तन में थोड़ा ज्यादा पानी डाला, पानी डाल करके उसको उबालो, बाद में पानी को छान लो। वो कुकर में बनाया हुआ जो चावल होता है वो गुरु हो जाता है। उस चावल को, चावल तैयार हो गया, पानी को फेंक दो, चावल हो गया तैयार। अब उस चावल में कढ़ाई में ड्राई उसको फ्राई करो, थोड़ा जीरा डालो, थोड़ा सेंधा नमक डालो, थोड़ा सरसों का तेल डालो, अच्छी तरह से उसको फ्राई कर लो। संस्कार से क्या हो गया, जो गुरु था वो लघु हो गया। अब उस व्यक्ति के शरीर को ये संतर्पण करेगा, लेकिन डायबिटीज को भी कम करेगा। आयुर्वेद क्या बोलता है, विकारो धातु वैषम्य। बेसिकली विकार क्या है, रोग किसको बोलते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से धातुओं की विषमता ही रोग है। ग्लूकोमीटर में डायबिटीज कितना आ रहा है, वो रोग का निदान नहीं है। धातु विषम हो गया, और उस धातु को कैसे सम करें, तो धातुओं को विषम करने वाला क्या है, कारण। उन कारणों को पहचानो और उसके अनुकूल उसको आहार भी उसी तरह से संस्कारित करके दे दो। लेकिन अगर कोई मोटा व्यक्ति है और उसको प्रमेह हो गया है, मोटा व्यक्ति है उसको प्रमेह हो गया है, अब उसको आप क्या करो, गुरु और अपतर्पण करने वाली आहार दे दो। गुरु आहार कहाँ बनेगा, आनुपदेश का जो आहार है, आनुपदेश का जो आहार है वो गुरु है। अब आसाम में, सिलीगुड़ी में, आसाम में, पश्चिम बंगाल में और कहाँ कहाँ जो अनुपदेश है, उन देशों में उत्पन्न होने वाला बाजरा, वहां उत्पन्न होने वाला जौ, जई, जई से जई मतलब जौ का जो आटा है, कोदो, मिलेट्स। लेकिन वो मिलेट्स कहाँ उत्पन्न होना चाहिए, आनुपदेश में, और उसको लेकर के आपने खाना है। वो क्या करेगा, वो गुरु है, क्योंकि वो कर्षण करता है शरीर का, तो मोटापा को भी कम करेगा, डायबिटीज में उसको कम करेगा। तो ये सिद्धांत है, सब में एक लाठी से हाँकना नहीं है, ये बात हमें जानना होगा। अग्नि तो हमने देखना ही है, दोष हमने देखना है, लेकिन ये बात भी है कि उसके शरीर कैसी है, दुर्बल है तो वैसे करना है, मोटा है तो वैसा करना है। ठीक है, इस प्रसंग में किसी ने कोई क्वेश्चंस करना है तो बताइए। गुरुजी, ये जो तिल का तेल है, तिल का तेल से भोजन बना सकते हैं क्या? तिल के तेल से बना सकते, क्यों नहीं बना सकते। जैसे अभी आपने कहा ना तिल के तेल का, नारियल तेल, तिल का तेल, कुछ भी बनाओ। तिल के तेल में थोड़ा सा ना उसकी स्मेल वैसी आती है, इसीलिए ज्यादातर तो लोग सरसों के तेल जो है किस, अब कौन सा तेल से किसको नहीं, जैसे रक्त पित्त हो गया, या रक्त पित्त वाले जो लोग हैं, या रक्तगत कुष्ठ हो गया, रक्तज व्याधि है, ऐसे व्यक्ति को सरसों के तेल में बनाया हुआ सब्जी नहीं देना है। लेकिन अब ऐसा है ना, देखो सब्जी बनाते हैं घर के 4-5 लोगों को और डालते 1 चम्मच तेल, और उसमें हम काहे रोला मचाएंगे कि भैया वो तो ना डालो ऐसा करके। कितने ही दूसरे वर्ग के हेतुओं के संपर्क में रहता है वो, और 1 चम्मच तेल के पीछे हम पड़ेंगे, अच्छी चीज तो है। इसीलिए सरसों का तेल ही आहार में, हाँ ये है कि रक्त पित्त है या रक्तज व्याधि है, रक्तज कुष्ठ है, रक्तज व्याधि है, तो फिर इस तरह के तेल जो तीक्ष्ण गुण वाला है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला है, तो वो उसको थोड़ा सा परहेज करना पड़ता है। अदरवाइज तो फिर कुछ भी खाओ, देखो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। और ये गुरुजी आपने बोला कि तिल का तेल जैसे 1 साल तक रखना है, तो अगर एक जो प्लास्टिक की बोतल में रखा और एक कांच वाली में रखा, तो कांच वाली में तो काफी फर्क पड़ेगा ना उसका। हाँ पड़ेगा, तो वस्तु का भी असर होता है ना उसमें, वस्तु का तो असर होता ही है। गुरुजी, यही जानकारी आप एक बार फलों के बारे में भी दे दीजिए। हाँ क्या कह रहे हो दिव्या? फल के बारे में हम कैसे सोचेंगे फिर?
फल के बारे में तो आहार के वैसे तो मैंने 2 जगह पढ़ा हुआ है। एक जगह ये लिखा हुआ है कि भोजन जब हम करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ तो अ, उष्णमसनीयात, स्निग्धमसनीयात ही लिखा है। यानी गरम और स्निग्ध ही होना चाहिए भोजन। भोजन हमेशा गरम स्निग्ध ही होना चाहिए। लेकिन कई जगह ऐसा भी लिखा है कि अगर वातज व्याधि है, अग्नि उसका प्रबल है, वातज है व्याधि, वात प्रधान शरीर है, पित्त प्रधान शरीर है, पित्तज वातज व्याधि है, क्योंकि सारा फल जो होता है लगभग मधुर रस वाले ही होते हैं। तो उस व्यक्ति को भोजन करने से पहले फल अगर दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वहां वायु वालों के लिए तो है ना, सबसे पहले मधुर रस को करना है। मधुर रस जो होता है वो वायु को कंट्रोल करता है। वायु कंट्रोल हो गया, फिर उष्ण स्निग्ध ले लो। नहीं समझ में आया? भोजन से पहले फल ले लो, फिर बाद में भोजन उष्ण स्निग्ध ले लो। ये हो गया। गुरुजी ये घर्षण लेकिन करेंगे या कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भोजन हमेशा उष्ण स्निग्ध ही करना है, चाहे शीत हो, वायु हो, कफ पित्त वात कुछ भी हो, भोजन उसी विधि से ही करना है। लेकिन भोजन करने के बाद अगर आपका शरीर थोड़ा सा 45 से ऊपर 50 के आसपास में पहुंच गया तो दोपहर का अच्छा दो सुबह का आपने भोजन तो उष्ण स्निग्ध के हिसाब से करना है। रात में भोजन नहीं करना है। रात में आहार, क्योंकि 45 के 50 के बाद एक ही बार भोजन करना होता है। तो फिर शाम को क्या करें? शाम को भैया फिर आपने 6 से क्या नाम है आपका, रात को आप फल ले लो, दूध ले लो रात में सोते वक्त। ये क्या करेगा? फल और दूध क्या करेगा? कफ है तो वायु को कंट्रोल करेगा, कफ को बढ़ाएगा, रात में नींद अच्छा ले आएगा। जल और पृथ्वी अंदर जाएगा तो सुबह पेट साफ हो जाएगा, वायु मेंटेन होगा। तो जो जिनका वात प्रदान मतलब कि ये मैंने कहीं ये पढ़ा हुआ है, अब ये आप लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, करके देख लो। सर भूख बहुत तेज लगती है तो फिर क्या करेंगे? शाम को भी अनाज खाना पड़ जाता है। हैं? भूख बहुत तेज लग जाती है तो सर शाम को भी अनाज खाना पड़ जाता है। नहीं, ऐसा है ना, जवान शरीर है, अग्नि अगर प्रविद्ध है तब तो फिर तो रात को भी भोजन करना ही है। भोजन तो करना है, लेकिन दोपहर में भोजन मजबूत करना है। भोजन करने का ये एक और भी नियम है कि अगर आपको भूख बहुत अच्छा लगा है, मन खूब प्रसन्न है, तब आपने गरिष्ठ भोजन करना है। गुरु संतर्पण करने वाला भोजन करना है स्वस्थ व्यक्ति को। स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, अस्वस्थ की बात नहीं कर रहा। आपका अग्नि सही है, मन प्रसन्न है, मन में कोई क्षोभ नहीं है, तो संतर्पण करने वाला गुरु भोजन करो, चाहे गर्मी हो चाहे कोई हो, ग्रीष्म ऋतु को छोड़ करके। और रात में सोते वक्त फल और दूध, मैंने ये पढ़ा हुआ है। हालांकि फल और दूध एक साथ नहीं लिया जाता, वो अपथ्य हो जाता है। दूध के साथ फल सूट नहीं करता। या तो पहले फल खाओ और बाद में 10 मिनट के बाद दूध पियो। एक साथ खाने से अपथ्य होने वाली बात है, ये भी ध्यान देना। जैसे एक मच्छी और कहावत दूध। हाँ? एक कहावत सुनी थी सर बहुत पहले, बोलते थे सुबह का नाश्ता राजा के समान, दोपहर का खाना मंत्री और शाम का खाना रंग के समान खाना हाँ, चाहिए, यही ऐसे यही बोलते यही बात है। नहीं, भोजन तो हमेशा 2 बार ही करना है। ये कहानी आपको किसी ने बताई? थे। रात सर मुझे सुबह तो बहुत देखो, ज्यादा खाता मैं हूँ सर। ये बताता हूँ कि सुबह का ब्रेकफास्ट का आयुर्वेद में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जी। आयुर्वेद में 2 टाइम का भोजन है, 10 से लेकर के 12 के बीच में। जब पित्त, जल और अग्नि महाभूत दोनों से युक्त होते हैं तो भोजन करना है। और शाम को सूर्यास्त के आसपास भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद करना है या तो सूर्यास्त से पहले करना है। सूर्यास्त के समय में इसीलिए नहीं करना है क्योंकि उस समय बहुत सारे नेगेटिव ऑरा आपके घर में होते हैं, भूत प्रेतों का उस समय विचरण करने का समय होता है, ऐसा करके बताते हैं। सूर्यास्त का जो समय होता है वो प्रदोष का जो समय है, वो देवताओं का उपासना करना है, मेडिटेशन करना है, भक्ति करना है, ताकि वो जो नकारात्मक जो चीजें हैं वो, है ना, न हो। तो सूर्यास्त होने के बाद आपने भोजन करना है। सूर्यास्त के बाद करना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। या तो सूर्यास्त से पहले करना। ये सूर्यास्त का कॉन्सेप्ट भी पहले जमाने में क्या लाइट वगैरह तो था नहीं।
अभी भी आप ऐसे गाँव में जाते हो जहाँ लाइट वाइट है नहीं, तो वो पहले ही भोजन कर लेते, है ना? सीमित काम धंधा भी इस तरह का है नहीं, उस समय स्ट्रेस ज़्यादा नहीं होता था। बस दोपहर को किसान ज़्यादा होते थे, खेती-वेती किया, 3, 4, 5 बजे लगभग 4 बजे लगभग लोग घर पे आ ही जाते। फिर बस फिर करना क्या है भैया, अंधेरा हो जाएगा, जल्दी करो नहीं तो कीड़े-मकोड़े आएँगे, ये होगा, वो होगा, फटाफट बनाओ, खाओ, सो जाओ। आज भी हमारे साइड में नेपाल में, वो एक भाई साहब नेपाल से यहाँ पर, नेपाल में आज भी 7 बजे लोग सो जाते हैं। मतलब हमारे घर में आज भी, मैं नेपाल से हूँ, मेरा मतलब कि मेरा जो मेरे रिलेटिव जो है नेपाल में है, तो वो लोग आज भी 6 बजे खत्म भोजन कर लेते, 6:30 7 तक कहते हैं, अरे भैया आज तो बड़ा लेट हो गया, ऐसा 6 बजे उनका भोजन, सूर्यास्त से पहले, प्रदोष से पहले 5:30 6 बजे तो भोजन उनका हो जाता है। तो वो या तो वो है, लेकिन ये भी कोई वो नहीं है कि आप अगर 7 बजे भोजन करेंगे तो बहुत लेट हो गया, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आज उस जमाने में तो कोई काम नहीं होता था, बंदा 7 बजे भोजन किया, फट करके सो गए। आज तो भोजन करने के बाद भी कुछ ना कुछ करते रहते। देखो अभी हम 9 बज गया, फिर भी अभी हम पढ़ ही रहे, दुनिया भर के काम है। लोग रात के 11-11 बजे तक सोते नहीं है। तो ऐसे में अगर आपने 7 बजे 8 बजे भोजन कर भी लिए तो क्या ही दिक्कत है। भोजन करने के 2 घंटे तक सोना नहीं होता, सीधी सी बात है, कॉन्सेप्ट तो यही है। पीछे कुछ लोग आए, गुरु जी हम कह रहे थे, हाँ? गुरु जी हम्म, हम कह रहे थे कि पुराना चावल गुरु जी लघु होता है ना? पुराना चावल लघु होता है, नया चावल गुरु होता है, और जितना वो पुराना होगा उतना वो लघु होता है। तो फिर आपने अभी बताया कि उसको फ्राई करके खाना, लघु हाँ, करके उसको खाना संस्कार करने पुराना से और चावल। लघु हो जाएगा। लेकिन अब उसी चावल में, मतलब कि अब देखो जरा, इसमें भी थोड़ा भेद है। अब वो जो पुराना चावल है, जांगल देश का चावल है, आपने राजस्थान से ढूंढ के ले आए, और आपके पत्नी ने क्या किया, 2 चम्मच देसी गाय का घी पहले कुकर में उसको पकाया, फिर बाहर निकाला, 2 चम्मच घी, घी के अंदर उसको डाला, फिर उसमें मटर डाला, फिर चना डाला, फिर पता नहीं क्या डाला, फिर उसके बाद वो पता नहीं क्या का फ्राई करते, फिर ये डाला, वो डाला, फिर वो गुरुतर हो गया, फिर उसमें लघुता नहीं रही फिर उस चावल में। तो ये बातें भी हमें समझना होगा। गुरुजी ये साठी चावल कहाँ से मिलेगा? साठी चावल इजिकल टू षष्ठी, साली, साली चावल बोलते हैं। साली चावल। साठी चावल तो इसीलिए बोलते हैं कि वो 60 दिन में तैयार होता है। साली चावल, आज भी मैंने साली चावल ही बनाया, तो रात को साली चावल खाओ, अच्छी बात है। साली कहीं से मिल जाएगा गुरुजी मिल ये? जाता है, साली चावल नवरात्र के बीच में ज्यादा मिलता है, बाकी दिनों में अब लोग खाते नहीं है ना। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है वो चावल, मुझे अच्छा लगता है एकदम। बस थोड़ा सा उसको पानी डाल करके जरा सा करो, बस तैयार हो गया, फट कर बस हमारा 2 मिनट में तैयार होता है ना। खुशबू जी, खुशबू जी को पता है, उसमें कुछ डालो, थोड़ा सा पानी डालो, हल्का सा ढक दो, बस पक गया, तैयार हो गया जी। लोग कहते हैं ना कि नूडल्स सबसे जल्दी पकने वाली चीजें क्या है, तो कहते हैं नूडल्स। अरे भैया, नूडल्स से जल्दी पकता है साली चावल साली, उससे जल्दी पकता है ये। गुरु जी, हाँ जी, ये पुराने घी को दोबारा से गर्म करके लघु किया जा सकता है? कैसे? जो पुराना जो घी होता है वो गुरु हो जाता है, तो अगर उसको दोबारा से उसको खता दिया जाए, देखो, उबाला जाए कोई तो? भी जो घी है ना, उसको एक बार गर्म करने, आहार को एक बार गर्म करने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना है। जी। एक बार गर्म हो गया, छुट्टी, उसको दोबारा करोगे तो फिर वो उसके अंदर वो मेडिकेटेड प्रॉपर्टी उसमें रह नहीं पाता, और वो खाने योग्य नहीं होता। मतलब खा लेते हैं वैसे तो, लेकिन उतना नहीं होता। अरे मैं इस जैसे बार नेपाल से ना घी लेके जैसे आया गुरु जी, था, अपने ससुराली से 1 केजी घी लेके आया था। वो घी हर साल, इस बार पता नहीं कैसे हो गया, किसी से मैंने मंगाया था, वो घी हो गया बहुत बदबूदार हो गया वो घी। अब वो घी है तो ओरिजिनल, लेकिन कैसे बदबूदार हो गया। अब वो फेंकने का भी मन नहीं कर रहा है, और मैं उसको दोबारा गर्म किया, मैं कहा चलो क्या करे, घी तो घर का घी जो होता है। गुरुजी ये श्यामक के चावल जो है गीले हाथ लगे होंगे गुरु जी उसमें ना? चावल हाँ, गीला हाथ लगे श्यामक होंगे, गीले हाथ लगे होंगे गुरु जी उसमें। पता नहीं, ऐसा ही कुछ हो गया होगा वो ना,
का बैंड बजा पड़ा है। गुरुजी मालिश के लिए यूज कर लो, मालिश करने से अच्छा हो जाएगा, तलवे वलवे और सब जगह बढ़िया। करे करे करे, इतने दूर से लाएगी तुम मालिश करोगी। ये दोबारा से मक्खन में डाल के गुरुजी अगर उसको दोबारा से ना अगर अभी खोलोगे हम तो ठीक हो उसको जाएगा। इस तरीका से उसको करें। अरे विजय लक्ष्मी जी, उस दिन हमने कौन सा अध्याय निकाला था यार, मैं ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया। अष्टांग हृदय कौन सा अध्याय में हम पढ़ रहे थे? 134 पेज नंबर। अच्छा हाँ, वही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। और गुरुजी बनाने के टाइम पे जब हम उसमें पानी का भाग थोड़ा रह जाता है ना, तो समय होते उसमें थोड़ा बदबू आता है। कैसे? जब हम बनाते हैं ना, तो थोड़ा पानी का भाग रह जाता है ना उसके अंदर, मतलब जो रेडिश ब्राउन होना चाहिए, हाँ 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 हाँ, उसकी होगा जगह ऐसा पे। कुछ हुआ। हाँ, तो तब वो उसमें समय जाते बदबू आता है थोड़ा। हाँ सही बात। गीले हाथ लगने से भी हो जाता है गुरुजी ने कई बार। हाँ? अगर हाथ गीले हैं और उससे हमने निकाल लिया घी तो उससे भी हो जाता है वो, अगर थोड़ा बहुत पानी चला जाए घी में। अब गुरुजी साठी चावल जो आप जैसे कह रहे थे, शाली चावल, ये शामक वाले चावल होते हैं जो नवरात्र में यूज करते हाँ हैं, वही है उनकी वही है बात- वही है। वही है। अच्छा ठीक। मिल जाता है बहुत, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हल्का भोजन है। हाँ शामक का चावल, ठीक है जी, वो तुरंत तो तैयार मिलता है यार, साठी के नाम से कोई नहीं जानता। हाँ शाली के नाम चलिए से। जरा निकालिए सूत्र स्थान, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय नंबर 8, 141 140वां पेज। सूत्र क्रमांक है 30। हाँ नहीं, वो तो क्यों पहले से पढ़ते हैं ना, पहले हमने हम बात करेंगे 25 यहाँ से शुरू करेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये आहार के बारे में टॉपिक चल रहा है ना अभी हमारे। तो आहार हमने किया और खाने का तौर तरीका पता नहीं है। दे दनादन महाराज, ये भी मिला तो खाओ, वो भी मिला तो लपेट लो, उसको भी मिला खा लो। तो खाने से क्या हो जाएगा प्रॉपर तरीका से। कल परसों हम लोगों ने कई प्रकार की बातें किया। कौन कौन से बात किया? अलसक हो गया, विसूचिका हो गया, दंडालसक हो गया। ये तीनों जो चीजें हैं कफ पित्त और वात के आधार पर हमने बात किया था, है ना। यानी कि खाने की तौर तरीका, हमारे पास खाने की चीजें तो बहुत है, लेकिन उसको कब और कैसे खाना है वो पता होना चाहिए। तो उसके बारे में बताते हैं कि अगर हम ज्यादा ऐसे भोजन करते हैं या जितना भूख लगी है उससे कम भोजन करते हैं, है ना, जितना भूख लगी है उससे कम भोजन करते हैं या जो भूख लगी है उससे ज्यादा भोजन करते हैं, दोनों ही अवस्थाएं शरीर में एक चीज उत्पादन करता है जिसका नाम है आम। और वह आम अगर शरीर में होता है तो लक्षण देखिए 25 नंबर में, अजीर्णम च कफादामम तत्र सोपक्षिखंडयो सद्यो भुक्त एवोदगारा प्रसेकुत क्लेश गौरवम। तो क्या क्या होगा इसमें? आंखें तथा आंखों के चारों ओर सूजन होना। अभी अभी जो आपने खाया था वही भोजन का स्वाद नाक से या गले से निकलना, मुंह से सलाइवा, बार बार थूक आना, जी मचलना और शरीर में भारीपन लगना, ये सिम्टम्स को याद रखो। जो व्यक्ति बोलता है सर मेरे मुंह से बार बार थूक आता है, बार बार थूकता रहता है, मुंह से सलाइवा गिरता रहता है, और अभी जो उसने खाया है वह खाया हुआ उसका स्वाद बार बार उसको महसूस होता है। कभी कभी क्या होता है, सुबह उठने के बाद डकार आता है। जैसे सामान्य रूप में क्या है कि डकार आने के बाद भोजन करना चाहिए, लेकिन आजकल क्या होता है भोजन करने के बाद डकार आता है, यानी वो डकार भी अंदर दुखी हो रहा है, कहता है कि यार तू पागल है, तेरे को तरीका ही नहीं पता गैस को कब निकालना। अब वो जो डकार आता है भोजन के बाद, भोजन में जिस तरह का स्वाद था वो स्वाद उस डकार में आता है। कभी कभी तो भोजन करने के 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे रात में खाया, सुबह उस तरह के डकार आ रहा है। तो ये सभी क्या है? आमाजीर्ण है, आमाजीर्ण। और ये आमाजीर्ण लगा लो लगभग हर तरह के रोग का एक सबसे मूल कारण है। और ये आमाजीर्ण जो है गर्म पानी पीने से
लंघन करने से। अगर कफज है वो आम, तो क्या करना है? लंघन करना है। लंघन करने से कफज आम ठीक होता है, गर्म पानी पीना है। हिंगवाष्टक चूर्ण हो गया, इस तरह के तप्यादि सीतोपलादि चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, आम पाचक बटी, त्रिकटु, ये सारी चीजें उसी आम को पचाने के लिए सारे ये बातें हैं। सामान्य सामान्य सी बात है। अक्षिकुट शोथ, अक्षिकुट ये आंखों के चारों ओर सूजन सा दिखता है, आंखों के चारों ओर सूजन दिखता है। और आप देखोगे ना, जैसे जिस आदमी को किडनी का प्रॉब्लम बोलते हैं ना डॉक्टर, आप देखोगे उनके भी आंखों के नीचे एक थैला जैसा भरा हुआ दिखता है। आप रास्ते में जाओगे ना, ट्रेन में जाते वक्त अब देखना, बस में ट्रेन में चढ़ते वक्त लोगों की आंख देखना, आंखों के नीचे जिसको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उनको भी आंखों के नीचे हवा का थैला जैसा भरा हुआ रहता है, वो शोथ है, वो सूजन है। आप लोग देख लो आपके घर के की आसपास में किसी के, तो वो शोथ है, इसका मतलब क्या है? शरीर में आम है। शोथ है इसका मतलब क्या है? शरीर में आम है। और ये आम कैसे हुआ? अजीर्ण से हुआ। अभी जो हम पढ़ रहे वो अजीर्ण है। वो अजीर्ण कैसे हुआ? उसके खाने की तरीका न जानने से हुआ। कौन सा भोजन कब कितना किस तरह से खाना चाहिए वो अगर उसको पता ना हो, विसूचिका, कभी कभी हाथ में पैरों में या शरीर में कहीं चुभने जैसी, उसको दर्द भी उसको नहीं बोलते। विसूचिका जो कल हमने पढ़े थे परसों, विसूचिका इज इक्वल टू उसके शरीर में एक तरह का दर्द। एक सेकंड, हाँ, हेलो, हाँ मैं ना 10 मिनट के बाद फ्री हो जाऊंगा, ठीक है? फिर दे देना लिंक। तो विसूची का समझ में आया? कोई कोई बोलेगा कि उसके ना आंखों के नीचे सूजन हो रहा है। देखो, हर हर डॉक्टर को या हर वैद्य को पेशेंट को देखते ही अंदाज लगाना चाहिए कि उस अंदर चल क्या रहा है। मोबाइल से बात करते ही पता चलना चाहिए। जो वायु वाला होगा वो पटर पटर बोलेगा, आप कुछ बोल रहे हो और आपकी बात काट करके वो अपना सुनाना शुरू करता है। अरे नहीं सर आप सुन तो लो, अरे सर आप बात नहीं मानते, अरे सर आप, अरे सर देखो आप मेरी बात, उसने पूरा ही सुनाया, आपको पूरा ही समझ में आया, लेकिन फिर भी वो कहता है कि नहीं सर आप मेरी बात नहीं सुन रहे। फिर दोबारा फोन करेगा, तिबारा करेगा। समझ लो इसको वातज है। अजीर्ण अगर होगा तो वाताजीर्ण हो गया, विष्टब्दाजीर्ण। तो कैसे करना है? वायु के ऊपर काम करना है। कफ वाला होगा तो कुछ नहीं बोलेगा, लेना देना नहीं है, क्योंकि कफ है, गुरु है, पढ़ाई रहेगा अंदर से। अरे भैया आपके नंबर आ गया, ऐसा देखेगा चार और धीरे धीरे, अच्छा फिर आ गया। पित्त वाला जो होता है उसको जल्दीबाजी होता है। आप क्लिनिक खोल के बैठो और बाहर पेशेंट को देखो, वायु वाला कभी घड़ी देखेगा, कभी कुछ करेगा, उसको जल्दीबाजी भी नहीं है, बस उसको अपनी बात सुनाना है। और हमेशा कोई पेशेंट ये बोलता है कि नहीं सर ने तो हमें ज्यादा टाइम ही नहीं दिया, उसको आप चाहे आधा घंटा ही उसको बैठा के करो, तो ये वायु वालों की शिकायत होती है। और पित्त वाला उसके, अच्छा चलो ठीक है समझ में आ गया, दे दो तो। वो आधा उधा समझ करके निकल जाता है और वो आ जाके फोन करेगा, सर बताओ ये क्या है? पित्त वाला जल्दीबाजी वो पित्त में होती है, वायु में उसके संशय कभी खत्म नहीं होता। कफ में, हाँ जी ठीक है, कुछ होता है, होता है ऐसा ढीला ढाला। तो आमाजीर्ण है। आमाजीर्ण में अभी हमने बात किया कि भैया आंखों के चारों ओर उद्गार डकार आता है, लालास्राव, मुंह से सलाइवा आता है। जो कोई व्यक्ति आपने देखे होंगे रात में सोते वक्त मुंह से पानी निकलता है, मुंह से निकलता है, बचपन में भी निकलता था। बचपन में अगर निकलता है तो उसके दवाई नोट करिए, उसका नाम है टंकड़ भस्म। टंकड़ भस्म उसको दे दो। टंकड़ भस्म जो होता है वो आमाशयगत उस
कफ के परमाणुओं को और ज्यादा पिघलाएगा और बाहर निकाल देगा। टंकड़ भस्म हमेशा चीजों को पिघलाने के लिए होता है, कफ को उष्ण होता है। टंकड़ भस्म कैसा होता है ये भी आप लोगों को मैं सिखा दूंगा बाद में। टंकड़ भस्म कैसा है, कटु है, सुना है आप लोगों ने टंकड़ भस्म का नाम? कटु है, तीक्ष्ण है, उष्ण है, रुक्ष है, सारक है। रुक्ष सुखाएगा, पिघलाएगा, सारा बाहर निकाल देगा। गुरुजी स्वीट खाते हैं ना, हाँ तो 1-2 दिन स्वीट अच्छे से खाया तो तुरंत मुंह में रात को सोने के टाइम पे मुंह से पानी निकलता है। हाँ, तो इसका मतलब है स्वीट यानी मधुर, तो वो आमाजीर्ण है, वो कफ की वजह से हो रहा है। तो लंघन करा, कौन है पेशेंट? मैं हूँ। तो उसमें आपने लंघन करिए, बमन करिए। उसके बाद आपने लेना है नोट करिए आपने क्या क्या लेना है। टंकड़ भस्म, कायफल और त्रिकटु और जवाखार। जवाखार भी नहीं डालना, टंकड़ भस्म, कायफल और त्रिकटु। क्या मात्रा लेनी है? ले लो कम से कम भी 300 mg तक ले लो। इन सबको बरोबर डालना है। और इसमें अगर मिल जाए तो बासा छार भी डाल देना, नहीं मिलता तो कोई बात नहीं। इसको 300 mg या 500 mg का गोलियां बना लो और इसको दिन में 3 बार, हर 2-2 घंटे में इसको एक एक गोलियां खाते रहो। या तो एक दवाई इसी को ले लो, ये सही है। टंकड़ भस्म जो होता है ना, श्लेष्मा को सुखाना नहीं है, उसको बाहर निकालना है। तो एक बमन कर लो ना अच्छी तरह से। आमाजीर्ण की बात की है अभी। आमाजीर्ण जो होता है वो कफ कारणों से होता है ना। अब आ गया विष्टब्दाजीर्ण। विष्टब्दाजीर्ण ये वायु के वजह से होता है। इसमें क्या होता है, पेट में दर्द होती है, मल मूत्र एवं अपान वायु के निकलने में रुकावट होती है, अफरा एवं शरीर में ढीलापन होता है। शरीर में ढीलापन होता है, पेट में अफरा होता है, गैस भरा हुआ रहता है पेट के नीचे, मतलब न तो मल जा रहा है, न मतलब कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, यूरिन भी प्रॉपर तरीका से खुल करके नहीं जा रहा है, और पेट में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। तो ये हो गया हमारा विष्टब्दाजीर्ण। और आ गया इसको है ना, ये हालांकि वेबसाइट में पूरा लिखा हुआ है। अब आ गया विदग्धाजीर्ण। विदग्धाजीर्ण इज इक्वल टू, आजकल जिन्हें हम अम्ल पित्त बोलते हैं वही विदग्धाजीर्ण है। विदग्धाजीर्ण जो है पित्त दोष के प्रकोप से विदग्धाजीर्ण होता है, पित्त बढ़ने से। इसमें बार बार प्यास लगना, बेहोशी आना, चक्कर आना, खट्टे डकार आना एवं जलन का महसूस होना, गले में जलन, छाती में जलन, विदग्धाजीर्ण। तो विदग्धाजीर्ण जो है वो पित्त के वजह से होता है। ठीक है, तो आज हमने इतना देखा। अभी मेरा एक दूसरा मीटिंग है, उसके लिए फोन बार बार कर रहे लड़के। तो इतना ध्यान रखो कि कफ के वजह से आमाजीर्ण, वायु के वजह से विष्टब्दाजीर्ण, पित्त के वजह से विदग्धाजीर्ण, कफ में मुंह में सलाइवा आना, ये सारी चीजें कफ में, आमाजीर्ण में। अक्षिकुट शोथ, इसको ध्यान, हालांकि वेबसाइट में सारे लिखा हुआ है, आप आमाजीर्ण लिख दो वेबसाइट आ जाएगी। विदग्धाजीर्ण इज इक्वल टू अम्ल पित्त। विदग्धाजीर्ण इज इक्वल टू पित्त के वजह से होता है। जिनको अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है उनमें ज्यादातर विदग्धाजीर्ण ही होती है। गुरुजी जैसे जिनको जैसे यूरिन करते हैं, जैसे वो छोटी छोटी सी जैसे चीटियां सी जैसे वो निकलती हैं, उसमें वो कौन सा प्रमेय आता है, कफ या वायु में आता है जी? क्या फिर बोलना? जैसे यूरिन जैसे करते हैं, जैसे जिसको मतलब तो छोटी छोटी सी चीटियां सी जैसे निकलती हैं, तो क्रीमी जैसे तो होता है। यूरिन में चीटियां आता है तो ये तो कफज प्रमेय हो गया ना, क्योंकि उसमें मधुर रस आ रहा है ना यूरिन में। हाँ जी। वही प्रोटीनूरिया वही है, यूरिन में प्रोटीन आना वही चीज है। अच्छा, प्रोटीन है तो वो छोटी छोटी सी वो अंदर से क्रीमी टाइप भी होती है नहीं गुरुजी? नहीं 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 नहीं, क्रीमी अंदर से नहीं आता, उस यूरिन में मिठास को देख करके चेटियां उधर आती है।
अच्छा, मिठास को देख के आती है, वैसे अंदर से मतलब वो क्रीमी सा ऐसा कुछ नहीं है क्रीमी जैसे। सा भी आ सकता है अगर उसके, लेकिन मलद्वार से कृमि आने की बात है, मलद्वार से आ सकता है कृमि, यूरिन से नहीं आ सकता। नहीं। ठीक है। मलद्वार से कृमि अगर आता है ना, तो चूना जो होता है, जो चूना है ना, चूना के पानी तैयार कर लो और उस पानी का बस्ती दे दो उसको, चूने के पानी का। ठीक ठीक। मलद्वार से निकलने वाले कृमि, चूना जो होता है ना, पहले जमाने में लोग चूना खाया करते थे, कम से कम भी आप लगा लो कि एक आधा चम्मच चूना एक मिट्टी के घड़े के अंदर डाल दो, उसमें कम से कम भी उसमें कम से कम भी 5 लीटर समथिंग पानी उसमें डाल के अच्छे तरह से उसको घोल लो, बढ़िया। आधा चम्मच में गुरुजी? हाँ, आधा चम्मच अच्छा। अच्छी तरह ठीक से है। घोल लो। चूना जो होता है बाजार से ले आना, खाने वाली चूना, बढ़िया घोल लो, सुबह घोलो, शाम को घोलो, सुबह घोलो, ऐसा 2-3 दिन के बाद उसको, फिर उसको ऐसे ही छोड़ो तो चूना का जो ऊपर जो मलाई जैसा परत बैठा हुआ बैठ सकता है, तो उसको आराम से निकाल करके पानी को एक हरा कलर का बोतल के अंदर उसको रखना है। किसमें? हरे ग्रीन कलर का बोतल में, शीशे का बोतल हो ग्रीन कलर, उसमें डाल करके बाहर से उसको कपड़े से बांध दो और ऐसी जगह रखो जहाँ धूप ना पड़ता हो। और वह जो पानी है इतना बढ़िया है, वो किसी के पेट में कीड़े हो, मैंने यहाँ पर नोट किया था कुछ दिन पहले चूने का, मतलब वो बहुत अच्छा काम करता है वो चूने का पानी। जैसे किसी को अतिसार डायरिया हो रहा है, कृमि, मतलब वो अतिसार नाश करता है, मतलब किसी को बार बार अतिसार होता है, लूज मोशन होता है, किसी को पेट में कीड़े हैं, या किसी को एसिड हो रहा है, हाइपर एसिडिटी हो रहा है, अम्ल पित्त जिन्हें हम बोलते हैं, तो वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। किसी को अम्ल पित्त है तो वही पानी 5 बूंद पानी आधा कप दूध में डाल करके दे दो, अम्ल पित्त में दे करके देख लो, बस दूध में डाला और टक करके पी लिया, अम्ल पित्त में दे के देख लो। ये चूना का पानी 3 रोगों में काम करता है, कृमि में, अतिसार में और अम्ल पित्त में, और बस्ती दोगे तो पेट की कृमि भी निकाल देता है। ऐसे बहुत